शायद 6 और 7 या 5, 6 और 7 में भूल रहा हूँ अभी। हमने इसको पूरा किया। पुनः एक बार अनुभव दर्शन और मध्य दर्शन के प्रणेता श्रद्धेय श्री राज जी को अनुभव दर्शन का व्याख्या करना, कल भी इसको शेयर किया था और वापस ऐसे आज भाव महसूस हो रहा है कि अपने में काफ़ी एक गंभीरता की एक जिम्मेदारी है, एक अवसर है। क्योंकि एक तो अनुभव के बारे में जो भी मैं व्यक्त कर रहा हूँ अभी, ये मात्र अनुभव के बारे में अनुमान है जो मैं देखता हूँ हर 1 वर्ष, हर 2 वर्षों में ये परिवर्तित या परिमार्जित होते जा रहा है। तो ये पक्ष। दूसरा, मध्यस्थ दर्शन के प्रणेता के अनुसार, श्रद्धेय नागराज जी के अनुसार, अम, अनुभव के अवस्था में उनको जो अनुभव हुआ और उसको जिस विधि से उन्होंने अभिव्यक्त किया, प्रमाणित किया, उसमें अभी तक मानव जो इस धरती पर मानव रहा है, हजारों साल का इतिहास बताते हैं या लाखों वर्षों का इतिहास बताते हैं। तो ये अच्छा, आवाज कम है। आवाज तो ठीक होनी चाहिए। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ईयरफोन यूज कीजिए। हाँ, तो शायद आवाज में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आएगी। तो इस प्रकार के अनुभव ज्ञान को जो अभी तक मानव के लिए अज्ञात रहा, और उसमें यदि देखेंगे इस दर्शन में मूल में जो 3 बिंदु हैं इसके अनुसंधान के नाम से, गठन पूर्णता, जीवन का गठन पूर्ण परमाणु या चैतन्य इकाई का गठन पूर्ण परमाणु के रूप में प्रतिपादित होना, इस गठन पूर्ण परमाणु में जागृति क्रम होना और जागृति क्रम के माध्यम से या के रास्ते से के विधि से क्रियापूर्णता की स्थिति तथा क्रियापूर्णता के अनंतर आचरण पूर्णता। तो आचरण पूर्णता से संबंधित ज्ञान और उसका आचरण तथा उसका प्रमाण, तो ये 3 जो है अनुसंधान के मुख्य बिंदु हैं। तो इसका स्मरण करते हुए और इस बात की गंभीरता को हम ध्यान में रखते हुए और ये भी ध्यान में रखते हुए कि मैं अभी जो भी संप्रेषित कर रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ, ये मेरा अनुभव के प्रति अनुमान है। मुझे अनुभव नहीं है, इसके बारे में मुझे कोई भी संदिग्धता, भ्रम सत्ता है। तो ये स्पष्ट कर रहे हैं कि भ्रम और चेतना एक ही वस्तु है, वस्तु के रूप में ये दोनों एक ही है। ये दूसरे लाइन में हमको स्पष्टीकरण मिल रहा है। जड़ ही विकास पूर्वक चैतन्य अवस्था में है। तो ये भी गठन पूर्णता जो अनुसंधान है, गठन पूर्णता को बोध और अनुभव काल में जो भी ज्ञान हुआ नागराज जी को, उसके अनुसार जड़ ही विकास पूर्वक चैतन्य अवस्था में प्रतिष्ठित होता है। इसको हम सब लोग अध्ययन किए ही। परमाणु में ही विकास एवं ह्रास का दर्शन, ये दूसरा एक बड़ा एक बिंदु हमको मिलता है कि जो भी विकास और ह्रास का दर्शन होता है अस्तित्व में, ये परमाणु में ही पाया जाता है। जो भी विकास होना है परमाणु में ही होना है, जो भी ह्रास होना है वो भी परमाणु में ही होना है। ये बहुत ही क्लियरली बहुत सारी चीजें इससे संबंधित हम स्पष्ट होता हुआ देखते हैं दर्शन में। आगे, धरती जैसी रचनाएं अनेक अणु परमाणु के संगठित पिंड के रूप में, तो जो भी चीजें हैं वो अणु परमाणु के रूप में है। जड़ प्रकृति की रसायन क्रिया प्रक्रिया प्रभाव और परिणाम ही सीमा है, वह चैतन्यता नहीं है। बहुत क्लियर डिमार्केशन कर दिया कि जो भी विकास और ह्रास होना है वो परमाणु के सीमा में ही होना है। धरती जैसे अण है, यही परमाणु के ही संगठित पिंड के रूप में ये दृष्टव्य है, और इनमें जो भी क्रिया प्रक्रिया और प्रभाव है ये स्वयं में उनकी, जैसे ये लैपटॉप है, इसका एक परिणाम है, तो इसकी जो एक कार्य गतिपथ एक तय है, ये कितने में कार्यशील है ये तय है, ये इसकी सीमा के रूप में इंद्रियों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप में भी अभी दृष्टव्य है, ये हमको समझ में आता है। और ये चीजें चैतन्य और चैतन्य ये भी स्पष्ट कर दिया कि ये चीजें चैतन्य भी नहीं। तो जड़ और चैतन्य में बहुत ही एक क्लियर डिमार्केशन हमको इस दर्शन में मिलता है, उसी को यहाँ पर पुनः दोहराया है। प्रस्थापन एवं विस्थापन प्रक्रिया ही रासायनिक एवं भौतिक सीमा की गरिमा है। तो भौतिक तथा रासायनिक 2 प्रकार की क्रियाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं, जिसकी डिटेल में भी नहीं जाएंगे। पर कुल मिलाकर भौतिक तथा रासायनिक क्रिया के मूल में भी परमाणु को ही पाया जाता है, और उसमें अंशों के बढ़ने को प्रस्थापन कहा है तथा उसके घटने को विस्थापन कहा है। आगे,
परमाणु में पाए जाने वाले अंशों की संख्या वृद्धि ही प्रस्थापन घटना एवं न्यून होना ही विस्थापन घटना है। किसी एक परमाणु में अंशों की वृद्धि दूसरे परमाणु में अंशों का घटना आवश्यक है। मतलब ये हवा से नहीं आ जाएगा। बोलचाल के भाषा में अंश पैदा नहीं होता है। अंशों के प्रस्थापन तथा विस्थापन जो है परमाणुओं के ही बीच में होता है। तो अंश जो है कहीं से नया एक वस्तु पदार्थ जो है, नया वस्तु नया पदार्थ अस्तित्व में पैदा हो गया, ऐसा पाया नहीं। जड़ प्रकृति में आशा विचार इच्छा और संकल्प का प्रकटन नहीं है। तो ये भी स्पष्ट इसमें संकल्प तो बताया है कि जड़ में न आशा है, न विचार है, न इच्छा और संकल्प है। ये भी सरल है। सत्ता में संपृक्त, सत्ता में प्रकृति, दृश्य ही प्रकृति है और दर्शक भी प्रकृति का ही विकसित अंश है। बहुत ही जोरदार एक लाइन। तो जो भी दृश्य के रूप में हमको समझ में आता है यह प्रकृति ही है, और देखने वाला जो क्रिया है वो भी, या देखने वाला जो वस्तु है, जो एंटिटी है, वो भी स्वयं में क्रिया ही है और उसी प्रकृति का विकसित अंश है। तो प्रकृति में ही प्रकटन पूर्वक ऐसा एक इकाई, ऐसा एक वस्तु तैयार होता है जो स्वयं उस प्रकृति तथा अस्तित्व का दृष्टा बन सकता है। ये इस दर्शन में गठन पूर्णता से संबंधित अनुसंधान के फलस्वरूप ही ये लाइन बन पाता है, अन्यथा ये लाइन बनना संभव नहीं है। दृश्य ही प्रकृति है और शक भी प्रकृति का ही विकसित अंश है। ये लाइन गठन पूर्णता के अनुसंधान या गठन पूर्ण के बिना इस लाइन को लिखना मेरे अनुसार तो संभव नहीं है। ये कल्पना में भी आना बहुत ही मुश्किल है। आगे, सम्यक दर्शन निर्भ्रम इकाई है। दर्शन क्षमता जागृति का द्योतक है। तो सम्यक दर्शन का मतलब मध्यस्थ दर्शन। इसका मतलब है कि न समावेश होना, न विषम आवेश होना। दूसरे भाषा में नातिव्याप्ति दोष, नाना व्याप्ति दोष, न व्याप्ति दोष। इन दोषों से मुक्त संपन्न जो जीवन है, इसी को निर्भ्रम इकाई कह रहे हैं। और ऐसा दर्शन क्षमता ही जागृति का द्योतक है। तो जो जैसा है उसको वैसे ही देख लेना, जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना, इसी लाइन से फिर उद्गमित होता है। अस्तित्व से अधिक अनुमान नहीं है। जो अस्तित्व नहीं है या उससे अधिक हम अनुमान कर ही नहीं सकते, है ना। हम जो भी कल्पना भी कर सकते हैं पहले से दृश्य के रूप में जो है, उसी को जोड़ घटा कर ही हम अनुमान कर सकते हैं। जो अस्तित्व में नहीं है उसकी अनुमान करने की संभावना नहीं है। ये भी हमको इस दर्शन में खूबी दिखती है। दृष्टा को स्पष्ट करना, सारे अस्तित्व की जो व्याख्या है ना, और उसकी वास्तविकता के रूप में जो व्याख्या है, और इन दोनों में जो अंतर संबंध है, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर विधि से जो मिलता है, ये एक बहुत ही एक मजेदार चीज है इस दर्शन में। तो मध्यस्थ दर्शन को यदि देखेंगे तो ज्ञान के अर्थ में और इसके अध्ययन विकल्पात्मक दर्शन, विकल्पात्मक का मतलब भिन्न, हाँ, पहले से जो बात बताया गया है उससे भिन्न विधि से कहा हुआ, परंतु ये जैसे लिखा गया है वो भी लगता है कि विकल्पात्मक विधि से लिखा गया। आगे, स्थिति भास रहते हुए विश्लेषण अनुभव का अभाव ही ज्ञातव्यता में अपूर्णता, प्राप्तव्यता में फलतः, होतव्यता में सशंकता दृष्टव्य है। यहाँ पर पुनः कवि होने का जो एक प्रमाण हमको प्रस्तुत होता है, दर्शनकार का एक कवि होने का प्रमाण, भास रहते हुए विश्लेषण अनुभव का अभाव ही। तो स्थिति भास रहते हुए मतलब जैसे सामने इकाई है, एक एक आदमी है, एक पेड़ है, एक पक्षी है, धरती है, रासायनिक क्रिया है। इसका भास तो रहता है हमको कि ये वस्तु है, परंतु इस वस्तु का हम विश्लेषण नहीं कर पाते हैं, उसके बारे में सोच नहीं पाते। मात्र होने के अस्तित्व, है ना, को केवल हम स्वीकार्य रहते हैं। उस पर और अधिक विश्लेषण पूर्वक उसको अनुभव तक, विश्लेषण का मतलब उसका भास पूरा होना, उसके बाद उसका आभास प्रतीति होकर अनुभव तक हम नहीं कर पाते हैं। इसी का अभाव ही ज्ञातव्य में, ज्ञान होने में अपूर्णता है। इसीलिए प्राप्ति में भी, सुख शांति संतोष आनंद के प्राप्ति के रूप में भी हमारे में अभाव है। इसीलिए होने के रूप में भी संशय बना ही रहता है कि क्या सुख हो भी सकता है, क्या शांति हो भी सकता है ना, क्या व्यवस्था हो भी सकता है, क्या संबंध पूर्वक जिया भी जा सकता है, क्या जागृति होता भी को लेकर हमारे में संशय बना ही रहता है। तो ज्ञात होने में जो अपूर्णता है, है ना, ज्ञात होने के अपूर्णता के मूल में भी देखेंगे तो विश्लेषण क्षमता, विश्लेषण से होते हुए आभास प्रतीति अनुभव तक, ये जो कमी है वही आगे जाके प्राप्ति के रूप में तथा होने के रूप में हमको कमी के रूप में दिखता है। दूसरे भाषा में जितना हमको समझ में आता है उतना ही हमको प्राप्त होता है, और उसी के अनुपात में घटना घटती है, उसी के अनुपात में होता है। आगे, क्रियात्मक अस्तित्व जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति का प्रसिद्ध लक्षण है। तो ये दोनों ही क्रिया है।
मैं हूं का प्रकटन ज्ञान अवस्था में विचार पूर्वक व्यवहार व विहार के रूप में, होने का प्रकटन जीव अवस्था में आशा पूर्वक विहार के रूप में, प्राण अवस्था में रचना पूर्वक आस्वादन के रूप में, पदार्थ अवस्था में गठन पूर्वक गति के रूप में दृष्टव्य है। तो मैं हूँ, ये जो है, ये ज्ञान अवस्था में ही है। ये गौर करने का एक बिंदु है। जीव अवस्था में उन जीवों में जिनमें जीवन भी है, वो उपस्थित है, उसमें मैं हूँ का प्रकटन नहीं है, न ही मैं हूँ का अनुभव है। मैं हूँ का जो फीलिंग है, जो भाव है, जो अनुभव है, वो मनुष्य से ही शुरू होता है। ये विज्ञानमय कोश के विकसित होने से ही संभव है ना? तो आनंदमय कोश तो हमको जीव अवस्था में भी दिखता है। विज्ञानमय कोश के विकास के कारण ही मनुष्य में मैं हूँ का प्रकटन हमको नजर आता है। होने का प्रकटन जीव अवस्था में आशापूर्वक विहार के रूप में दिखता है। और एक हम यहाँ गौर करेंगे कि ज्ञान अवस्था के लिए विचार पूर्वक व्यवहार व विहार लिखा है। जीव अवस्था में विचार भी नहीं है और व्यवहार भी नहीं है। तो जीव अवस्था व्यवहार करता नहीं, जीव अवस्था मात्र विहार करता है। मानव जो है विहार भी करता है और व्यवहार भी करता है। तो कल ही हम लोग यहाँ हमारे घर के पीछे एक पहाड़ है, उस पर टहलने गए थे। तो ये लाइन मैं कल पढ़ा था, आज प्रस्तुति है तो कल उसको एक बार पढ़ा मैंने इस अध्याय को। तो चलते हुए मैंने साथियों से यही कहा कि हम लोग भी जो घूम रहे हैं, और दर्शन के अनुसार, अनुभव दर्शन के अनुसार, तो हमारे आसपास एक कुत्ता भी घूम रहा है। इसमें दूरी नहीं, अंतर नहीं है वैसे, दोनों ही विहार के अर्थ में ही घूम रहे हैं। इतना ही फर्क है कि हम विहार के बारे में विचार करते हैं, वो विचार नहीं करता है। व्यवहार करना और फिर है ना, समाधान होना और अनुभव होना अभी शेष है। तो ये जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था में एक मौलिक अंतर इस लाइन में दर्शाया गया है। ठीक है। प्राण अवस्था में तो रचना पूर्वक आस्वादन के रूप में लिखा है। तो ये आस्वादन क्रिया, चैतन्य क्रिया में जो आस्वादन हो रहा है उससे भिन्न है। घटना के रूप में तो वही का मतलब ही है कि कई प्रस्तुत उपस्थित ऑप्शंस में से, संभावना में से किसी एक का चयन करना, यह आस्वादन क्रिया का तात्पर्य है। ज्ञान अवस्था में यदि देखेंगे तो मूल्य मूलक आस्वादन, रुचि मूलक आस्वादन तथा लक्ष्य मूलक आस्वादन के रूप में हमको समझ में आता है। यही चीज प्राण अवस्था में मनोमय कोश के रूप में, क्योंकि इसीलिए कोश गठन के बारे में भी वर्णन हमको मानव व्यवहार दर्शन में मिलता है। तो कोश गठन एक प्रकार से एक क्षमता, एक कैपेबिलिटी के रूप में, एक फैकल्टी के रूप में हमको समझ में आता है। तो मनोमय कोश हमको प्राण अवस्था में भी दिखता है। और वो जैसे एक पेड़ पौधे को यदि देखेंगे तो कई जैसे दो तीन प्रकार के पेड़ पौधे एक ही धरती से भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं को ग्रहण करते हैं, भिन्न भिन्न अनुपात में ग्रहण करते हैं, भिन्न भिन्न समय में ग्रहण करते हैं। ये आस्वादन के रूप में हमको दिखता है। पदार्थ अवस्था में गठन पूर्वक गति के रूप में है। तो पदार्थ की जो गति है वही होने के रूप में है। तो यहाँ पर अनुभव दर्शन में पुनः चारों अवस्थाओं का होना। तो सामान्य रूप से जब हम चारों अवस्थाओं को जीवन विद्या परिचय शिविर में सुनते हैं, ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही सामान्य सी चीज है। उसके मूल में जो तात्विक ज्ञान है वो यहाँ पर अनुभव दर्शन में हमको मिलता है। और वो क्योंकि अस्तित्व सहज है, प्रकृति सहज है, इसीलिए हर आदमी को बोलने से लगता है बिल्कुल प्रकृति तो ऐसा ही है, चार ही अवस्था है ना। तो उस ज्ञान के सहजता को ये दर्शाता है। आगे, सत्तात्मक अस्तित्व और दृश्यात्मक अस्तित्व प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर पुनः इस लाइन से ये समझ में आता है कि सत्ता को फिर दृश्य नहीं कह रहे हैं, प्रकृति है। और सत्ता, व्यापक सत्ता में फिर अनुभव होता है, ये कहा है। तो आगे भी शायद ये लाइन आएगा कि प्रकृति का दर्शन होता है तथा सत्ता में ज्ञान तथा अनुभव होता है। एक मिनट, ये ठीक। काफी सरल है। मुझे लगता है कि जो लोग बाकी तीन दर्शनों को सुने हैं, इसमें नई कोई चीज हमको मिला नहीं अभी तक। सत्ता में प्रकृति दृश्यात्मक अस्तित्व के रूप में है और सत्तात्मक अस्तित्व पूर्ण है। प्रकृति स्थितिशील है तथा व्यापक वस्तु स्थिति पूर्ण है। पूर्ण का खंडन विखंडन नहीं है। इसी से पूर्ण की परिभाषा भी बनी है। व्यापक वस्तु को हम खंडन विखंडन नहीं कर सकते। यहाँ से थोड़ा कम कर दिया, वहां से ज्यादा कर दिया, क्रिया को ही कम ज्यादा किया जा सकता है। जो क्रिया शून्य है उसमें कम ज्यादा करने की संभावना है। हर्ष और ह्रास को भी फिर परिणाम ही कह रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है। जैसे अभी टाइम का जो कंसेप्ट है, जो आधुनिक विज्ञान में हम सुनते हैं, अध्ययन नहीं किए हैं, मैं नहीं जानता हूं, परंतु जो सुनने में आता है, काल को एक स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में स्वीकारा गया है। और काल को स्पेस के साथ, अब जिसको स्पेस कह रहे हैं, और मध्यस्थ दर्शन में जिस वस्तु या जिस वास्तविकता को शून्य या व्यापक वस्तु कह रहे हैं, ये दोनों एक ही है कि नहीं, ये भी प्रश्न चिन्ह है इस पर भी। परंतु काल को इसके साथ जोड़
की आवाज आ रही है आप लोगों को? ये बीच बीच में सिग्नल डिप हो रहा है। हमारे पास जितने अस्तित्व में जितने नेटवर्क प्रोवाइडर हैं सबको ट्राई कर चुके हैं। हाँ, तो मुझे ठीक दिखाई दे रहा है। शायद भी आता होगा आपको। मुझे यहाँ ठीक लग रहा है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है। तो वापस इसमें ब्रेक होने से आप बताइए। बीच बीच में थोड़ा सा डिप होता रहेगा शायद। चैट विंडो में आप लोग कंफर्म कर देंगे तो मैं पढ़ता हूँ। ठीक है। कुछ आ नहीं रहा है तो आई एम प्रोसीडिंग। ठीक। काल विकास और ह्रास को भी परिणामी कहा है। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर काल को परिणाम के साथ जोड़ के बताया गया है, तो क्रिया से भिन्न काल की फिर अस्तित्व नहीं है ऐसा हम मान सकते हैं। और काल का जो दृष्टा है और उसको जो भोगने वाला जो इकाई है वो भी मानव मात्र ही है, दूसरा कोई है नहीं। तो जैसे कई बार हम मानसिक रूप से भी यदि काल को देखते हैं तो किसी कोई वस्तु या कोई परिस्थिति हमको पसंद नहीं है और उसमें रहना पड़ता है तो लगता है कि समय बहुत धीमे से जा रहा है। और कई बार ऐसे लगता है जो चीज़ अच्छी लगती है उसको करते समय लगता है कि समय का कोई ज्ञान था ही नहीं, कैसे समय निकल गया ये समझ ही नहीं आया। वैसे ही भौतिक रूप में यदि काल को देखेंगे तो क्रिया के अवधि के रूप में काल को पहचाना गया है यहाँ पर। और मैं ये कह रहा था ये ब्रेक होने के पहले कि आधुनिक विज्ञान से जो बातें सुनने में आती हैं उससे ऐसे लगता है कि काल के एक स्वतंत्र अस्तित्व को भी पहचाना गया है, एक फोर्थ डायमेंशन चौथे डायमेंशन के रूप में पहचाना गया है, इसको स्पेस के साथ जोड़कर बताते हैं। परंतु इस रूप में जब स्पेस को देखा जाता है तो वहाँ का स्पेस और मध्यस्थ दर्शन में जिसको शून्य या व्यापक वस्तु कहा गया है ये दोनों एक ही वस्तु हैं या नहीं, ये बहुत क्लियर है नहीं। अभी तक आपके चैट से कुछ आया नहीं। यार, हाँ तो दिखाई दे रहा है। ज़्यादा इंटरप्शन हो गया हमारे सेशन में। फोन ही करके पूछ लूँ। एक मिनट। हाँ अभी आ रहा है ना? हेलो, हाँ अभी आ रहा है। अच्छा ठीक है, यहाँ वो चैट विंडो में कुछ दिख ही नहीं रहा मुझे। ओके ठीक है, आई प्रोसीड। ठीक है, कंफर्म हो गया, आ रहा है तो चलिए आगे बढ़ेंगे। तो परिणाम को फिर इकाईत्व कहा है ना? परिणाम के साथ ही फिर काल विकास तथा ह्रास की बात है। परिणाम फिर संख्या अथवा गणना की भी बात है ना? तो इसी को फिर संख्या और समूह कह रहे हैं। और सम्यक प्रकार से ख्यात होना ही संख्या है। बहुत ही सुंदर परिभाषा हमको मिलता है। सही प्रकार से सही विधि से जो ख्यात होता है एक इकाई को दूसरे इकाई से जो हम भेद कर पाते हैं और उसके मूल में इकाई होने के जो जो वास्तविकता है, जो तात्विकता है, उसको स्वीकारने के साथ जब हम उसको गणना करते हैं तब उसको फिर संख्या कह रहे हैं, है ना? तो संख्या का ज्ञान, क्योंकि जब जैसे गणित को देखेंगे तो गणितीय भाषा में मूल मुद्दा संख्या ही है।
संख्या का मूल स्वरूप क्या है और संख्या का ध्रुव बिंदु क्या है, इसको तय किए बिना संख्या की कोई फाउंडेशन बनती नहीं है। तो ये अपने में बहुत ही एक बड़ा स्टेटमेंट है यदि हम देखने जाएं तो कि है ना कि सम्यक प्रकार से ख्यात होना ही संख्या है। सुनने में तो एक सामान्य स्टेटमेंट रूप में दिखता है, परंतु आज के दिन यदि देखेंगे तो इकाईयत्व किस वस्तु को कहेंगे, अभी तक आधुनिक विज्ञान विधि से तो मानव इसका निर्णय नहीं ले पाया है। इसीलिए संख्या का आधार ही अभी बहुत स्पष्ट नहीं है, एक प्रकार से काम चला हुआ है। आगे, अपूर्णता ही सीमा, सीमा ही इकाईयत्व, इकाईयत्व ही संख्या, संख्या ही अस्तित्वशीलता, अस्तित्वशीलता ही क्रिया, क्रिया ही परिणाम, परिणाम ही सापेक्षता, सापेक्षता ही विकास एवं ह्रास, विकास ही गठन पूर्णता। तो सापेक्षता तक तो बहुत क्लियर है ना। सापेक्षता ही विकास एवं ह्रास, तो सापेक्षता पूर्वक ही, इसका मतलब है कि प्रत्येक इकाई अपने में उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वो अपने वातावरण सहित ही है। उस वातावरण में ही आदान प्रदान पूर्वक ही उसमें विकास एवं ह्रास हम देख सकते हैं। विकास एवं विकास ही गठन पूर्णता, परमाणु में जो विकास है उसको गठन पूर्णता कह रहे हैं। विकास उस बिंदु को कह रहे हैं जहां से वो वापस नहीं जा सकता, इसीलिए उसको फिर विकास कह रहे हैं ना। ये प्रथम संक्रमण है, पहला संक्रमण है परमाणु में। तो विकास ही गठन पूर्णता, गठन पूर्णता ही अमरत्व। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट, एक नई स्टेटमेंट हमको मिलती है इस दर्शन में। गठन पूर्णता ही अमरत्व, क्रिया पूर्णता व आचरण पूर्णता ही सततता एवं सजगता, सतर्कता व सजगता ही दर्शन क्षमता। तो क्रिया पूर्णता व आचरण पूर्णता ही सतर्कता व सजगता का मतलब गठन पूर्ण इकाई जो है ये चैतन्य इकाई के रूप में है। ये जीवन, जीवन का जीव अवस्था में होना, फिर मानव में आना, मानव में भ्रांत अवस्था से लेकर भ्रांता भ्रांत से होते हुए का ज्ञान होते हुए निर्भ्रांति की ज्ञान होना, ये सतर्कता तथा सजगता के रूप में हमको दिखता है। यही जागृति क्रम में होने का मतलब है, यही जागृत होने का तात्पर्य है। इसका मतलब है परमाणु ही जागृत हो रहा है। तो जिस वस्तु से, जिस मूल तत्व इकाई से संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण अस्तित्व बना हुआ है, उसी का एक विकसित अंश, उसी का एक विकसित स्वरूप उसी अस्तित्व का दृष्टा बन जाता है और उसी अस्तित्व में अपने संबंधों को पहचान कर निर्वाह कर पाता है ना। ये अपने में बहुत ही एक मेरे पास हिंदी में इसके लिए शब्द नहीं है, परंतु एक माइंड ब्लोइंग एक एक प्लॉजिबिलिटी है ना इस दर्शन में। आगे, दर्शन क्षमता ही पूर्णानुभूति और पूर्णानुभूति ही इकाईयत्व का विश्लेषण। तो लेखक को तो नमन करना ही पड़ेगा, नतमस्तक होना ही पड़ेगा ऐसे वाक्यों के सामने, दूसरा कोई भाषा कहना बनता नहीं। एक बार मुझे अचानक एक यह चीज याद आ गई। अमरकंटक में हम लोग बैठे थे और मैंने कोई क्वेश्चन पूछा बाबा जी को, तो उन्हीं के पुस्तक से किसी वाक्य को पढ़कर मैंने उनसे पूछा कुछ, तो उसको सुनकर वो खुद ही बहुत ही प्रसन्न हुए, है ना, कि वाह वाह बढ़िया क्या लिखा है। तो मैं उनकी ओर देखा कि लिखा तो इसी आदमी ने, आप ही ने तो लिखा है। तो वो फिर मेरी ओर देखे और बोले कि वैसे कहा जाता है मानव परंपरा में कि लेखक अपनी ही लेखन से कभी रोमांचित होता नहीं, परंतु उन्होंने कहा हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है ना। हमारे ही लेखन से मैं स्वयं ही रोमांचित हो जाता हूँ। ठीक है। तो ये जो प्रकट हुआ है एक प्रकार से, है ना, एक उत्सवित होने के लिए भी, भाषा के रूप में भी उत्सवित होने के लिए एक वस्तु है ये। आगे, गठन पूर्णता ही चैतन्यता व अमरत्व, सामाजिकता ही सतर्कता एवं सहस्तित्व, अनुभूति ही सजगता एवं पूर्ण विश्राम। तो गठन पूर्णता को चैतन्यता व अमरत्व, तो वो अमर हो गया, मैं अमर हूं उसको पता चलना अभी शेष है ना। और मैं कैसे बना, मैं अमर कैसे हूं और मुझे कैसे करना है, इतना होना फिर जागृति क्रम के लिए बचा है चैतन्य इकाई में। उसमें यदि देखेंगे तो सतर्कता को सामाजिकता कह रहे हैं, तो सामाजिकता को सतर्कता कहा है, तथा सहस्तित्व अनुभूति को सजगता तथा पूर्ण विश्राम का है। तो पूर्ण विश्राम के पहले हम विश्राम की स्थिति को पाते हैं, उसके बाद पूर्ण विश्राम की स्थिति आती है। तो पूर्ण विश्राम जो है अनुभूति है। यहाँ पर कल मैंने नोटिस किया था कि सतर्कता और सजगता के को व्यवहारिक रूप से बताने के लिए यहाँ पर किसी ने लिखा था। तो उसके लिए मेरा यही उत्तर है कि सजगता और सतर्कता पूर्वक यदि मैं खुद जी पा रहा हूँ तो मैं आपको एक प्रामाणिक उत्तर दे पाता, अभी तो उसकी कल्पना मात्र मैं आपको बता पाऊंगा। तो सतर्कता इस अर्थ में हम समझ सकते हैं कि व्यवहार में गलती को न होने देना। तो मानवीयता के दृष्टि विषय स्वभाव को जब हम स्वीकार लेते हैं तो हमसे व्यवहार में गलती नहीं होता है और अपराध नहीं होता है। तो फर्स्ट मुद्दा है अपराध नहीं होना।
अपराध का मतलब है परधन, परनारी, परपुरुष और परपीड़ात्मक व्यवहार तथा विचार या ऐसी प्रवृत्ति होना, इसका न होना। साथ में संबंधों को पहचान कर मूल्यों का निर्वाह करना, मतलब हमारे होने रहने से, हमारे व्यवहार से किसी को मतलब चोट न पहुंचे, उनकी जागृति में बाधा न हो, है ना, उनमें कोई भी पीड़ा का कारण हम स्वयं न बने। ये सतर्कता का मतलब है। सतर्कता को बहुत प्रिसाइसली यदि देखेंगे तो समाधान पूर्ण तर्क को प्रस्तुत करना, ऐसा परिभाषा आया है। तो इस परिभाषा से हम अनुमान या आकलन कर सकते हैं कि ये चित्त और वृत्ति के योगफल में सतर्कता समझ में आता है ना। तो चित्त के प्रत्यावर्तन के साथ वृत्ति जो चित्त के अनुसार हो जाता है, न्यायपूर्ण विचार के रूप में तथा नियमपूर्ण व्यवहार के रूप में, ये सतर्कता की स्थिति है। जागृति के क्रम में, अध्ययन के क्रम में ये एक पड़ाव है। इसके बाद यदि देखेंगे तो सहस्थित अनुभूति ही सजगता है। तो किसको जगना है, जागृत होना है जीवन को, परंतु चित्त तक तो 4.5 क्रिया जागृत है ही। पांचवा क्रिया जो है यदि देखेंगे तो न्याय धर्म सत्य दृष्टि के रूप में वृत्ति में हमको समझ में आता है ना। फिर चिंतन की क्रिया आती है, फिर साक्षात्कार के रूप में, फिर बुद्धि की क्रिया आती है। बुद्धि में भी बोध और संकल्प के रूप में हमको सर्वप्रथम अवधारणा की स्थिति को हम प्राप्त करते हैं। यहाँ से सजगता का प्रारंभ होता है कब, बुद्धि में जब सत्य बोध हो जाता है। तो बुद्धि के जागृत होने से, मतलब बुद्धि जब निर्भ्रम अवस्था में नहीं रहती है, और भ्रमित बुद्धि उस बुद्धि को कहा है जो आत्मा के संकेत से विमुख है ना। आत्म विमुख बुद्धि को भ्रमित बुद्धि संज्ञा दिया है। तो आत्म सम्मुख बुद्धि जो है, ये से शुरू होते हुए अनुभव में पूर्ण सजगता प्राप्त हो जाती है, पूरा ही जीवन जग जाता है। तो एक प्रकार से व्यवहार में अलर्टनेस एंड अवेकनिंग जो है बुद्धि और आत्मा के रूप में हम समझ सकते हैं सतर्कता और सजगता को। और इसी में फिर श्रम का विश्राम स्थिति में भी हम क्रमशः हम परिवर्तन देख पाते हैं। कल हम श्रम गति परिणाम के बारे में थोड़ी सी बात किए थे। तो जीवन में श्रम को यदि देखेंगे तो मन का जो वृत्ति के अनुसार नहीं होना, या वृत्ति जो है मन के अनुसार नहीं चल पाना, वृत्ति चित्त के अनुसार नहीं चल पाना, या चित्त जो है वृत्ति के अनुसार नहीं चल के अनुसार नहीं हो पाना, या बुद्धि चित्त अनुसार, है ना, निर्णय देने के लिए योग्य विकसित मतलब अपना अनुमति नहीं दे पाना। ऐसे ही बुद्धि आत्मा के अनुसार नहीं हो पाना, क्योंकि आत्मा मध्यस्थ है और बुद्धि सम मध्यस्थ है। तो बुद्धि में कोई ना कोई मतलब मध्यस्थ से भिन्न कोई एक स्वीकृति बनी ही रहती है, एक है ना, उसको मान्यता कहना पता नहीं कितना ठीक होगा, नहीं होगा। वो भी समाप्त होकर बुद्धि भी आत्मा के स्वरूप में हो जाना, ये श्रम का विश्राम है। ये चैतन्य इकाई में होने वाली एक घटना है ना, एक जागृति है। तो ये विश्राम से लेकर पूर्ण विश्राम को हम सतर्कता तथा सजगता के रूप में इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। आगे, अस्तित्व पूर्ण सत्ता में प्रकृति की स्वीकृति बराबर सत्याभास, अस्तित्व की आंशिकता की स्पष्ट स्वीकृति बराबर आभास, अस्तित्व स्पष्टता तथा प्रयोजन सहित स्वीकृति बराबर प्रतीति, अस्तित्व संपूर्णता में से के लिए पूर्ण स्वीकृति ही अनुभव है। तो सत्याभास में यदि देखेंगे, यहाँ लिखा है अस्तित्व पूर्ण सत्ता में प्रकृति की स्वीकृति। तो जो भी भास होगा वो अस्तित्व में या तो सत्ता का भास होगा या प्रकृति के किसी एक आयाम का भास होगा। तो रूप है, रूप से उसके अस्तित्व का भास होता है। जैसे मैं सामने खड़ा हूं, मुझे देखकर आपको भास होता है कि मेरा अस्तित्व है। मेरे व्यवहार से मेरे गुणों का कुछ भास होता है ना। हमारे साथ जीने से फिर हमारे स्वभाव का भास होता है, और ज्ञानार्जन करने से शायद धर्म का भी भास होगा। तो इस रूप से रूप गुण स्वभाव धर्म का क्रमिक क्रमशः व्यंजना होना, है ना, यही भास आभास और प्रतीति की जो है ये श्रृंखला है। और यदि सत्यभास यहाँ पर जो परिभाषा दिया है उसको यदि देखेंगे, अस्तित्वपूर्ण सत्ता में प्रकृति की स्वीकृति, ये भास होने की पूर्ण स्थिति को यहाँ पर इंगित कराया गया है। तो अस्तित्व जैसा है वैसे ही हमारे में चित्रित हो जाना, चित्र ग्रहण वैसा हो जाना, और उसी चित्र रचना के रूप में, तर्क रूप में वो सज जाना, वो फिर आभास है। इसीलिए आगे जो परिभाषा दिया है उसमें लिखा अस्तित्व की आंशिकता की स्पष्ट स्वीकृति। तो अस्तित्व को जैसे स्वीकार लिया, जैसे है वैसे हमने स्वीकार लिया जीवन में, चित्रण के सीमा तक, है ना, इसको सत्यभास कह रहे हैं। उसमें वृत्ति में उसका न्याय धर्म तुलन पूर्वक उसका चित्रण स्थिर हो जाना, इस स्थिति का नाम आभास है। इसीलिए इसमें लिखा है अस्तित्व की आंशिकता की स्पष्ट स्वीकृति। आगे, अस्तित्व स्पष्टता तथा प्रयोजन सहित स्वीकृति। तो जो स्पष्टता आभास में हुई, भास से उसमें प्रयोजन भी जुड़ गया। इसका मतलब स्वभाव धर्म को भी हम स्वीकार लिए, तभी प्रयोजन जुड़ने की संभावना बनती है। तो स्वभाव धर्म जो है ये साक्षात्कार पूर्वक बुद्धि में ही स्वीकार होता है। इस घटना का नाम प्रतीति है। और संपूर्ण अस्तित्व में, या अस्तित्व संपूर्णता में से के लिए पूर्ण जो स्वीकृति है,
ये अनुभव है। तो अनुभव में ही जाकर पारगाम्यता का बिंदु तथा आत्मा के अमरत्व का बिंदु तथा मैं और मेरे में असंदिग्धता प्राप्त होती है, जो इस अनुभव दर्शन का प्रथम वाक्य है ना। तो इसीलिए इसको अनुभव कह रहे हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि सत्यभास से लेकर आभास प्रतीति अनुभव होते होते स्थूल से लेकर सूक्ष्म, सूक्ष्म से लेकर कारण, कारण से लेकर महाकारण का ज्ञान समाया हुआ है। यही फिर अध्ययन विधि से भी हमको यही अध्ययन की विधि है, सत्याभास होना, सत्याभास के बाद आभास होना, फिर प्रतीति होना, प्रतीति के बाद अनुभव होना। तो एक प्रकार से पूरी दर्शन में जो जीवन की क्रियाएं हैं और उसमें पूजा जागृति क्रम से लेकर जागृति तथा जागृति पूर्णता की जो पूरी श्रृंखला है, ये वो हम ये 4 लाइन से समझ सकते हैं। आगे, वस्तुगत सत्यता सहज उद्घाटन क्रिया प्रक्रिया एवं प्रणाली ही प्रयोग। इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे। वस्तुगत सत्यता सहज उद्घाटन क्रिया प्रक्रिया एवं प्रणाली ही प्रयोग, है ना। प्रयोग में केवल वस्तु स्थिति सत्य के बारे में बात नहीं हो रही है, वस्तुगत सत्य को उद्घाटन कर क्रिया प्रक्रिया और प्रणाली को फिर प्रयोग कह रहे हैं, है ना। तो केवल मैंने लोहा ठोक दिया और लोहा ठोक के चाकू बना दिया, वहां तक प्रयोग बंद नहीं हुआ, उसमें रूप गुण तक ही सीमित रह गया मैंने, या उसको गर्म करके उसको एक चाकू के रूप में बनाने के लिए लोहे के गुणों का तथा रूप का ज्ञान तो होना ही पड़ेगा। परंतु अनुभव मूलक विधि से यदि इसको देखेंगे तो वस्तुगत सत्यता मतलब स्वभाव धर्म के ज्ञान के साथ जब हम रूप गुण को प्रयोग पूर्वक सिद्ध करते हैं, तब उसको प्रयोग कहा जा रहा है। तो प्रयोग स्तर पर रखा गया है, मतलब ज्ञान मूलक प्रयोग हो गया है, संज्ञानीयता के साथ ये प्रयोगात्मक पद्धति बन गई। आगे, अखंड सामाजिकता का आचरण, अनुसरण एवं अनुशीलन ही व्यवहार, यही व्यवहार अभ्यास है। इसको कह रहे हैं अखंड समाज का आचरण, अनुसरण एवं अनुशीलन, उसी के अनुसार जीना, उसी को स्वीकार कर उसी के अनुसार हो जाना, इसी को फिर व्यवहार कह रहे हैं। समाधान एवं अनुभूति निरंतरता हेतु किया गया प्रयास, पद्धति एवं प्रणाली, यहाँ पर अभ्यास, व्यवहार तथा प्रयोग के रूप में लिखा है। इसी को हमने शायद अभ्यास दर्शन में कर्म अभ्यास, व्यवहार अभ्यास तथा चिंतन अभ्यास के रूप में भी अध्ययन किया होगा। तो समाधान तथा अनुभूति की निरंतरता के लिए हम जो प्रयास, पद्धति एवं प्रणाली करते हैं, यही फिर चिंतन अभ्यास है। यही 3 पद्धति के अभ्यास इस दर्शन में बताया गया है। आगे, उपयोगिता, उपादेयता एवं अनिवार्यता देश काल अधिकार व उपलब्धि की अपेक्षा में निर्णित है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जिस देश काल में हम रहते हैं, जैसे मैं इस समय में पूना में हूँ, इस समय में हूँ, इतने संबंधों के बीच में हूँ, इसी संदर्भ में मेरी मानव होने के नाते जो जीने में जो भी अनिवार्य, जो मान लीजिए सेवाएं हैं या दायित्व है ना, जो भी मेरी उपयोगिता है और वस्तुओं को उपयोग करना तथा स्वयं को उपयोगिता को सिद्ध करना और उपादेय, ये इस प्रकार के देश काल में ही निर्णित होता है। तो यही देश काल अधिकार का मतलब है ना। यहाँ पर आगे, प्रकृति के विकास की श्रृंखला में पाए जाने वाले अंतिम ह्रास तथा विकास का दर्शन स्पष्ट होना, साथ ही उसमें पाए जाने वाले नियमों का विश्लेषित हो जाना ही अध्ययन। अध्ययन के लिए हमको और एक परिभाषा यहाँ पर मिलती है, यहाँ पर बहुत ही जोरदार एक परिभाषा है, प्रकृति के विकास की श्रृंखला में पाए जाने वाले। तो प्रकृति के मूल में परमाणु, परमाणु में विकास तथा रचना क्रम के श्रृंखला में पाए जाने वाली अंतिम ह्रास, एक अंश से भी छोटा, है ना, परमाणु से भी छोटा, तथा विकास का दर्शन स्पष्ट होना, मतलब परमाणु ही विकसित होकर गठन पूर्ण होना, गठन पूर्णता में ही ज्ञान पूर्वक क्रिया पूर्णता मतलब सामाजिकता, अभय तथा स्वभाव धर्म का स्वीकार हो जाना, न्याय धर्म की दृष्टि तथा उसकी स्वीकृति हो जाना, तथा उसी का आगे जाके अनुभव हो जाना, है ना, और अनुभव का प्रमाण हो जाना आचरण पूर्णता के रूप में। ये पूरी जो है ह्रास से लेकर विकास, विकास से लेकर जागृति क्रम, जागृति की पूरी जो श्रृंखला है ना, ये स्पष्ट होना तथा उसमें पाए जाने वाले नियम, मतलब ये श्रृंखला भी स्पष्ट होना तथा इनके आपस में जो अंतर संबंध है, ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, इनकी नियमों का विश्लेषित हो जाना ही अध्ययन। तो अध्ययन करने का मतलब है दूसरे भाषा में सहअस्तित्व, सहअस्तित्व में विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, भौतिक रासायनिक रचना विरचना तथा इन सभीयों के बीच में अंतर संबंध के जो नियम है, इन नियमों का विश्लेषित हो जाना, इनका स्वीकृत हो जाना, इस संपूर्णता को फिर अध्ययन कह रहे हैं, है ना। तो इतने को यदि हमने कर लिया, इसका मतलब है हमने अध्ययन किया है या हम अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन से संबंधित क्रिया की प्रयोग, व्यवसाय, व्यवहार, प्रयास एवं अभ्यास है। तो जो भी हम प्रयोग, व्यवसाय, व्यवहार, प्रयास एवं अभ्यास करते हैं, जो ऊपर हम पढ़े थे, प्रयोग, व्यवहार तथा
है ना, समाधान की निरंतरता के रूप में अभ्यास को, है ना, उसी को फिर यहाँ कह रहे हैं कि वो अध्ययन से ही संबंधित है। प्रयोग पूर्वक ही रासायनिक एवं भौतिक क्रिया का अनुभव है जिसका प्रत्यक्ष रूप ही है भौतिक समृद्धि। तो किसका अनुभव है? भौतिक रासायनिक क्रिया का अनुभव। ये इंद्रिय अनुभव की बात हो रही है। श्रेणी है, या दो प्रकार है, या दो विधि है, एक भौतिक रासायनिक वस्तुओं के साथ और एक जो जीवन में होता है। तो इंद्रिय अनुभव तथा इंद्रियातीत अनुभव, है ना। कई बार एक जो सामान्य हमसे एक भूल होती है, जो मेरे साथ भी हुई थी अध्ययन करते समय, कि अनुभव शब्द को फिर हम केवल आत्मा के साथ ही जोड़ लेते हैं, जबकि संपूर्ण जीवन में अनुभव हो रहा है और अनुभव की पूर्णता आत्मा से होती है। तो वो हमको कॉन्टेक्स्ट के अनुसार तय करना पड़ता है कि यहाँ आत्मा की बात हो रही है, कि वृत्ति की बात हो रही है, कि मन की बात हो रही है, कि बुद्धि की बात हो रही है। जब मूल्यों की अनुभूति की बात होती है, स्थापित संबंधों में मूल्यों की अनुभूति की बात होती है, ये हमको उस विधि से तय करना पड़ता है। ठीक है, तो ये भास आभास प्रतीति की अनुभव का क्रम है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। एक सेकंड चेक कर लेता हूँ ये आ रहा है कि नहीं। ठीक है, आ ही रहा है। चलिए आगे। तो ये भी कह रहे हैं कि ये भौतिक रासायनिक प्रयोग का जो अनुभव है, इसका प्रत्यक्ष जो स्वरूप है ना, ये भौतिक समृद्धि है। दूसरे भाषा में केवल हमने रासायनिक भौतिक क्रिया का प्रयोग करके छोड़ दिया, इससे बात बनती नहीं। उससे भौतिक समृद्धि का अनुभव भी होना पड़ेगा, है ना। तो वही भौतिक समृद्धि का अनुभव है, वही रासायनिक भौतिक क्रिया। तो भौतिक रासायनिक क्रिया के प्रयोग तथा उसके आस्वादन से भी एक अनुभव होता है, और उसके आवश्यकता से अधिक होने से, करके देख कर जब तृप्ति हो जाती है, तब भी एक भाव होता है, वो भी फिर समृद्धि के भाव के रूप में हम पहचान पाते हैं। तो ये समृद्धि का फिर अनुभव हो गया। आगे, प्रयास पूर्वक मानव द्वारा ही मानव की परस्परता में निहित मूल्य का निर्वाह किया जाना जाता है, जो व्यवहार है, जिसका प्रत्यक्ष रूपी सहअस्तित्व है, यही व्यवहारिक समाधान है ना। तो पहले वाला भौतिक समाधान हो गया, भौतिक समृद्धि के रूप में। दूसरा व्यवहारिक अथवा बौद्धिक, बौद्धिक को भी व्यवहारिक कहा है। तो बौद्धिक समाधान और व्यवहारिक समाधान दोनों एक ही अर्थ में है। प्रयास पूर्वक मानव द्वारा ही मानव की परस्परता में, तो दो मानव, दो या दो से अधिक या एक से अधिक मानवों के परस्परता में निहित मूल्यों प्रयास पूर्वक ही किया जाता है, इसी को फिर व्यवहार कह रहे हैं, है ना। तो संबंधों को पहचान कर उसमें निहित जो मूल्य है उसको जब हम निर्वाह करते हैं, निर्वाह करने का मतलब उस जिम्मेदारी को स्वीकारना और उसको पूरा करना, है ना, इसको फिर निर्वाह कह रहे हैं, है ना। दायित्व को स्वीकार कर उसको पूरा करना ही निर्वाह है। कई बार हम या तो संबंधों को देख ही नहीं पाते हैं, या देखते हैं, देखने के बाद उसके दायित्व को हम उपेक्षित कर देते हैं, या उससे बचने का प्रयास करते हैं, या अपने अनुसार उसको चाहते हैं। तो ये फिर व्यवहार नहीं हो पाता है। तो जब ये सही विधि से होता है, उसको व्यवहार कह रहे हैं। इसका प्रत्यक्ष रूप ही सहअस्तित्व है, यही व्यवहारिक समाधान है ना। तो अभ्यास दर्शन में एक लाइन का हम स्मरण कर सकते हैं यहाँ पर, व्यवहार अभ्यास से सहअस्तित्व तथा साक्षात्कार। ठीक है, तो यही व्यवहार अभ्यास में क्या होता है वो यहाँ पर लिखा है। मानव में परस्परता में निहित मूल्यों का निर्वाह करना, है ना, संबंधों को पहचान कर निर्वाह करना, अखंड सामाजिकता के अर्थ में, प्रयोजन के अर्थ में, ये व्यवहार अभ्यास का मुख्य ध्रुव है। आगे, मानव अभ्यास पूर्वक ही मानवीयता, देव मानवीयता, दिव्य मानवीयता में प्रतिष्ठित होता है, जिसका प्रत्यक्ष रूप दया, कृपा एवं करुणा। तो अभ्यास पूर्वक ही मानव इसमें प्रतिष्ठित हो पाता है। दिव्य करुणा से या ईश्वर की कृपा से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो वो उसको स्वयं अभ्यास करना पड़ेगा। उसमें साथ में विकसित मनुष्यों का, विकसित पुरुषों का, विकसित मानवों का उसमें वो रहता ही है, संयोग रहता ही है। तो इस रूप से ये फिर हम जो है अभ्यास पूर्वक जागृत हो पाते हैं। ठीक है, इसका प्रत्यक्ष रूप दया, कृपा, करुणा है। दिव्य मान्यता का फिर प्रत्यक्ष रूप ज्ञान के रूप में तथा प्रमाण के रूप में दया, कृपा, करुणा ही दिव्य मान्यता का प्रत्यक्ष रूप है। यही दिव्य मान्यता का स्वभाव भी है। 9, ये आखिरी अध्याय, लगता है हम कल तक, अच्छा अभी है।